नमस्कार दोस्तों। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न न पूछे जाते हों। हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए इस वीडियो में हम जनवरी 2023 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम प्रत्येक प्रश्न को डिटेल में पढ़ेंगे, व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन किस रेल मार्ग पर संचालित की जाएगी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कालका शिमला रेल मार्ग पर। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। कालका शिमला रेल मार्ग पर देश की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन संचालित की जाएगी और यह ट्रेन ग्रीन फ्यूल क्लीन फ्यूल थीम पर आधारित होगी। आप ये भी जानते रहिए, वर्ष 2018 में यूनेस्को ने कालका शिमला रेल मार्ग को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया था। विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन वर्ष 2018 में शुरू की गई थी फ्रांस की रेल ट्रांसपोर्ट कंपनी अल्स्टमॉन के द्वारा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, कालका शिमला रेल मार्ग पर भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन संचालित की जाएगी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। और अगला प्रश्न है, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जर्मनी ने। व्याख्या की बात करें तो ओडिशा भारत में आयोजित 15वें FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब जर्मनी ने जीता है। जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। तो याद रखें, 15वें FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन भारत के ओडिशा राज्य में किया गया था और ये जीत लिया है जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर। भारत में चौथी बार पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन किया गया है और भारत ने इसे एक बार जीता भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा बार पुरुष हॉकी विश्व कप पाकिस्तान ने जीता है। अब तक सबसे ज़्यादा बार पुरुष हॉकी विश्व कप पाकिस्तान ने जीता है, 4 बार जीता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, जर्मनी। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? जर्मनी ने जीता है बेल्जियम को हराकर और इसका आयोजन भारत में किया गया था। सबसे ज़्यादा बार पाकिस्तान ने जीता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अमृत उद्यान। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है और इसका डिज़ाइन तैयार किया था सर एडविन लुटियंस के द्वारा। वर्ष 1917 में बागबानी के निदेशक विलियम मस्टो के सहयोग से सर एडविन लुटियंस ने मुगल गार्डन का डिज़ाइन तैयार किया था। मुगल वास्तुकला भारत की बहुत ही प्रसिद्ध वास्तुकला है और इसका सबसे बेहतरीन नमूना है हुमायूं का मकबरा, जिसका निर्माण हुमायूं के पुत्र अकबर ने करवाया था और यह मकबरा दिल्ली में स्थित है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, अमृत उद्यान। मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अमृत उद्यान। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने 25 जनवरी 2023 को डैश राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 13वां। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग ने 25 जनवरी 2023 को 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया है और इसकी थीम है वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट देता हूं। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी, इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2011 से प्रतिवर्ष देश भर में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन सी, 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है 25 जनवरी 2023 को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए किन संस्थाओं को चुना गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी कि ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम, इन दोनों संस्थाओं को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। वर्ष 2023 के लिए ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2 श्रेणियों में दिया जाता है, संस्थागत श्रेणी और व्यक्तिगत श्रेणी। संस्थागत श्रेणी में वर्ष 2023 के लिए ये पुरस्कार 2 संस्थाओं को दिया गया है, ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम। सुभाष चंद्र बोस जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है।
23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी कि ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश का पहला संविधान पार्क कहाँ बनाया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जयपुर में। राजस्थान के जयपुर राजभवन में भारत का पहला संविधान पार्क बनाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 जनवरी 2023 को राजभवन जयपुर में संविधान उद्यान, मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज पोस्ट का उद्घाटन किया है और साथ ही साथ महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण भी किया है और इसका डिज़ाइन तैयार किया है देश के मशहूर आर्किटेक्ट अनूप बर्तरिया ने। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, जयपुर में स्थापित किया गया है देश का पहला संविधान पार्क। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने ब्लैक राइनो की लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विश्व बैंक ने। विश्व बैंक ने ब्लैक राइनो की लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रयासों का समर्थन करने के लिए वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है। वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड को राइनो बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। जो ब्लैक राइनो हैं ये केन्या, तंजानिया, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका एवं जिम्बाब्वे सहित पूरे दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं और इनका वैज्ञानिक नाम है डायसेरोस बिकोर्निस। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, विश्व बैंक। विश्व बैंक ने जारी किए हैं वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व का ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तिरुवनंतपुरम में। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में विश्व का ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय स्थापित किया गया है और इस संग्रहालय में त्रावणकोर साम्राज्य की कहानियों को प्रदर्शित किया गया है। त्रावणकोर साम्राज्य केरल का बहुत ही प्रसिद्ध साम्राज्य था। इसी के साथ साथ इसमें कोलाचेल के प्रसिद्ध युद्ध के बारे में भी बताया गया है और यह युद्ध मार्तंड वर्मा और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था, जिसमें मार्तंड वर्मा ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम केरल में स्थापित किया गया है विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की और अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस स्थान से विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज गंगा विलास को रवाना किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वाराणसी। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने वाराणसी से विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। याद रखें, विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज कौन सी है? एमवी गंगा विलास, और इसको वाराणसी से शुरू किया गया है। यह गंगा नदी के तट पर 40 ऐतिहासिक स्थलों को जोड़ेगा, जिनमें शामिल हैं महाबोधि मंदिर, हजारद्वारी पैलेस, कटरा मस्जिद, बोध गया, चंदानगर चर्च, 4 बांग्ला मंदिर और भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा 27 नदी प्रणालियों को जोड़ेगा। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 को भी जोड़ेगा। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा नदी पर स्थित है और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी, वाराणसी। प्रधानमंत्री ने वाराणसी से विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज गंगा विलास को रवाना किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया जाता है? ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 28 जनवरी को। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हर साल 28 जनवरी को विश्व भर में डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है और इसका उद्देश्य आम लोगों को डेटा गोपनीयता के प्रति संवेदनशील बनाना है। अब की बार इसकी थीम है निजता के बारे में पहले सोचें, यानी कि थिंक प्राइवेसी फर्स्ट। भारत में डेटा गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 में के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार कहा है। तो याद रखें, निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में किया गया है और ये बात कही थी सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2017 के के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले में। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, 28 जनवरी। 28 जनवरी को मनाया जाता है हर साल डेटा गोपनीयता दिवस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ वीर गोर्जियन 2023 अभ्यास किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जापान।
आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। भारतीय वायुसेना और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच वीर गोर्जन 2023 का उद्घाटन संस्करण जापान में संपन्न हुआ है। यानी कि इसका पहला संस्करण था और पहला संस्करण ही जापान में आयोजित किया गया है। यह भारत और जापान का पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास है। भारत और जापान के बीच होने वाले अन्य युद्धाभ्यासों में शामिल हैं धर्मगोर्जन, जिमेक्स और शिन्यू मैत्री। धर्मगोर्जन एक सैन्य अभ्यास है, जिमेक्स नौसैनिक अभ्यास है और शिन्यू मैत्री वायुसेना अभ्यास है। इसके अलावा जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ये 4 देश मालाबार युद्ध अभ्यास भी करते हैं और ये चारों के चारों देश मिलकर क्वाड समूह बनाते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन सी, जापान। जापान के साथ मिलकर भारतीय वायुसेना ने वीर गोर्जन 2023 अभ्यास किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों के लिए चुना गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 106। कुल 106 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों के लिए चुना गया है वर्ष 2023 में। इन 106 व्यक्तियों में 6 को पद्म विभूषण के लिए, 9 को पद्म भूषण के लिए और 91 को पद्मश्री के लिए चुना गया है। दोस्तों इस पर हमने विस्तार से वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो देख सकते हैं। बहुत ही प्यारी वीडियो थी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप उसे ज़रूर देखें। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास वरुण का आयोजन किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का 21वां संस्करण पश्चिमी समुद्र तट पर शुरू किया गया है। याद रखें, वरुण का 21वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? पश्चिमी समुद्र तट पर आयोजित किया गया है। इसका आयोजन 16 से 20 जनवरी 2023 तक किया गया है। भारत और फ्रांस के बीच होने वाले अन्य युद्धाभ्यासों में शामिल हैं शक्ति और गरुड़। शक्ति सैनिक अभ्यास है और गरुड़ वायु सैनिक अभ्यास है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच वरुण युद्धाभ्यास आयोजित किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। भारत ने इंग्लैंड को हराकर पहले अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। इसका आयोजन पहली बार किया गया था और पहली बार ही भारत ने इसे जीत लिया है। आईसीसी के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1999 में की गई थी और इसका मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 24 जनवरी को। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया था 24 जनवरी 2019 में और अब की बार इसकी थीम है टू इन्वेस्ट इन पीपल, प्रायोरिटीज़ एजुकेशन। ये इसकी थीम है। यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के 5वें संस्करण को अफगानिस्तान की बालिकाओं और महिलाओं को समर्पित किया है। अब की बार अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का 5वां संस्करण मनाया गया है और ये किनको समर्पित है? अफगानिस्तान की बालिकाओं और महिलाओं को। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 24 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। 21 से 28 जनवरी 2023 तक किस बल ने ऑप्स अलर्ट अभ्यास शुरू किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सीमा सुरक्षा बल ने। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर सीमा सुरक्षा बल ने 21 से 28 जनवरी 2023 तक ऑप्स अलर्ट अभ्यास शुरू किया है और यह अभ्यास सरक्रिक से लेकर कच्छ और बाड़मेर तक भारत और पाकिस्तान की सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। याद रखें, भारत और पाकिस्तान की सीमा पर ऑप्स अभ्यास का संचालन किसने किया है? सीमा सुरक्षा बल ने किया है। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई थी वर्ष 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, सीमा सुरक्षा बल के द्वारा ऑप्स अलर्ट अभ्यास का आयोजन किया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने प्रमुख समुद्री अभ्यास ट्रोपेक्स 2023 कहाँ आयोजित किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हिंद महासागर अक्षेत्र में। भारतीय नौसेना ने प्रमुख समुद्री अभ्यास ट्रोपेक्स 2023 हिंद महासागर अक्षेत्र में आयोजित किया है। बेसिकली इसका आयोजन अभी भी हो रहा है, जारी है। ये 23 जनवरी से लेकर 23 मार्च 2023 तक
3 महीने की अवधि के दौरान इसका आयोजन किया जा रहा है। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य है शम नो वरुण है, यानी जल के देवता वरुण हमारे लिए शुभ हों। ये एक बार एग्जाम में पूछा गया था, आप इसे ज़रूर याद रखें। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन है हिंद महासागर अक्षेत्र में आयोजन किया गया है ट्रोपेक्स 2023 का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 24 जनवरी को। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। 24 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और इसकी स्थापना वर्ष 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने चराईदेव मोई धाम को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के लिए नामित करने का निर्णय लिया है। यह स्थित है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए असम में। आइए डिटेल पढ़ लेते हैं। केंद्र सरकार ने इस वर्ष यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के लिए असम के चराईदेव मोई धाम को नामित करने का निर्णय लिया है। चराईदेव मोई धाम ये असम में ताई अहोम समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। अहोम साम्राज्य असम का बहुत ही प्रसिद्ध साम्राज्य था। इसकी स्थापना 1228 में छोलुंग सुक्फा के द्वारा की गई थी। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए असम। चराईदेव मोई धाम कहाँ पर स्थित है? असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि रहे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मिस्र। मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्देल फत्ताह अल सीसी। 74वें गणतंत्र दिवस पर वो मुख्य अतिथि रहे थे। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने यूथ 20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी भारत ने। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। भारत पहली बार यूथ 20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी G20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर कर रहा है, यानी कि G20 शिखर सम्मेलन के साथ ही भारत यूथ 20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है और इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा गुवाहाटी में। जो यूथ 20 है ये G20 के तहत 8 आधिकारिक कार्यक्रमों के समूह में से एक है, यानी कि यूथ 20 G20 का ही एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य है युवाओं की सोच का पता लगाकर नीतिगत प्रस्तावों में उनके सुझावों को आमंत्रित करना है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी भारत यूथ 20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने जा रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर डैश करने का निर्णय लिया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 8,000 रुपये। केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि को 6,000 रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 8,000 रुपये करने का निर्णय लिया है। जो पीएम किसान योजना है इसके तहत प्रत्येक किसान को 3 समान किस्तों में सालाना 6,000 रुपये की राशि दी जाती थी, चाहे उसकी ज़मीन कुछ भी क्यों ना हो। और इस योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 में की गई थी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत किस देश के सहयोग से प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन डिज़ाइन की सबमरीन बना रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फ्रांस। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। भारतीय नौसेना कलवरी श्रेणी की 5वीं सबमरीन वागिर को अपने बेड़े में शामिल करने जा रही है। वागिर ये 5वीं सबमरीन है और इसका निर्माण प्रोजेक्ट 75 के तहत ही किया गया है। इसे भारत में बनाया गया है। भारत के मुंबई में स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा फ्रांस की कंपनी नेवल ग्रुप के सहयोग से इसे बनाया गया है। जो प्रोजेक्ट 75 है इसके तहत स्कॉर्पियन डिज़ाइन की 6 सबमरीन का स्वदेशी निर्माण किया जाएगा और इन 6 सबमरीन में से 5 सबमरीन बन चुकी है और 6ठी सबमरीन को 2023 के अंत तक नौसेना में शामिल कर दिया जाएगा। आइए इनके बारे में जान लेते हैं। भारतीय नौसेना में पहली सबमरीन INS कलवरी को दिसंबर 2017 में, दूसरी सबमरीन INS खंडेरी को सितंबर 2019 में, तीसरी सबमरीन INS करंज को मार्च 2019 में और चौथी सबमरीन INS वेला को नवंबर 2021 में शामिल किया गया था, सेवा में शामिल किया गया था। और अब 5वीं सबमरीन है जो वागिर, इसको शामिल किया जा रहा है। 6ठी और अंतिम सबमरीन होगी वागशीर, जिसको वर्ष 2023 के अंत तक नौसेना में शामिल किया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में लुइस इनिसियो लूला दा सिल्वा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ब्राज़ील। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। लुइस इनिसियो लूला दा सिल्वा ब्राज़ील के 39वें राष्ट्रपति बने हैं। 39वें राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ली है और उन्होंने तीसरी बार राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है।
उनके द्वारा वर्कर्स पार्टी की स्थापना भी की गई थी और वर्ष 2006 में उन्हें जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2023 को कौन सा देश पासपोर्ट मुक्त शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, क्रोएशिया। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। क्रोएशिया 1 जनवरी 2023 को पासपोर्ट मुक्त शेंगेन क्षेत्र में शामिल हो गया है और इसी के साथ क्रोएशिया ने कूना मुद्रा के स्थान पर यूरो को अपना लिया है। क्रोएशिया की पहले मुद्रा होती थी कूना, लेकिन अब हो गई है यूरो। जो शेंगेन क्षेत्र है इसमें 26 देश शामिल थे, 27वां है क्रोएशिया। और ये देश, इन देशों के बीच आवाजाही के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, यानी कि बिना पासपोर्ट के ये एक दूसरे के देशों में आ जा सकते हैं, काम धंधा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो यूरोपीय संघ के सदस्य देश हैं वही इसमें शामिल हो सकते हैं। जो इस संघ के सदस्य देश नहीं हैं वो भी शेंगेन क्षेत्र में शामिल हो सकते हैं, जैसे कि आइसलैंड, नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड। ये यूरोपीय संघ के सदस्य नहीं है लेकिन फिर भी शेंगेन क्षेत्र में शामिल है ये। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, क्रोएशिया बना है शेंगेन क्षेत्र का नया सदस्य। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने आयुर्वेद के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आयुष मंत्रालय ने। आयुष मंत्रालय के सहयोग से 2 संस्थानों ने स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया है और ये 2 संस्थान हैं भारतीय चिकित्सा प्रणाली के राष्ट्रीय आयोग यानी कि NCSIM और केंद्रीय आयुर्वैदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRAS। इन दोनों ने स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया है। स्मार्ट का पूरा नाम है स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स, ये इसका पूरा नाम है। और वर्तमान में भारत के आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, आयुष मंत्रालय के सहयोग से स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 4 जनवरी को। हर साल 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है और यह दिन ब्रेल लिपि का आविष्कार करने वाले लुई ब्रेल की याद में मनाया जाता है। जो ब्रेल लिपि है इसका प्रयोग दृष्टिबाधित लोगों के द्वारा किया जाता है। जो लोग देख नहीं सकते हैं वो ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं। इसका उद्देश्य दृष्टिबाधित लोगों को उनके अधिकार प्रदान करना और साथ ही साथ ब्रेल लिपि को बढ़ावा देना है। लुईस ब्रेल का जन्म हुआ था 4 जनवरी 1809 को फ्रांस के कुपवरे में। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 4 जनवरी। 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एशिया प्रशांत पोस्टल यूनियन अर्थात APPU के महासचिव के रूप में चुना गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विनय प्रकाश सिंह को। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। भारत एशिया प्रशांत पोस्टल यूनियन अर्थात APPU का नेतृत्व संभालने जा रहा है और इसी के साथ विनय प्रकाश सिंह को 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए एशिया प्रशांत पोस्टल यूनियन के महासचिव के रूप में चुना गया है। और ये पहली बार है जब कोई भारतीय पोस्टल क्षेत्र में किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नेतृत्व कर रहा है। जो APPU है अर्थात एशिया प्रशांत पोस्टल यूनियन, यह एशियाई प्रशांत क्षेत्र के 32 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय बैंकॉक, थाईलैंड में स्थित है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी, विनय प्रकाश सिंह बने हैं एशिया प्रशांत पोस्टल यूनियन के नए महासचिव। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 108वें सत्र का उद्घाटन किसने किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री द्वारा भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 108वें सत्र का उद्घाटन किया गया है और इसका विषय है महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का पहला अधिवेशन वर्ष 1914 में हुआ था और इसका आयोजन भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस राज्य में सियोम पुल का उद्घाटन किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है, उद्घाटन किया गया है सियोम पुल का। किसके द्वारा? रक्षा मंत्री के द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने 1 वीक 1 लैब अभियान शुरू किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। नई दिल्ली में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 1 वीक 1 लैब अभियान शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य है देश में नवाचार संस्कृति को बढ़ावा देना, यानी कि इनोवेशंस को बढ़ावा देने के लिए 1 वीक 1 लैब कार्यक्रम शुरू किया गया है।
आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और वर्ष 2023 के लिए इस दिवस की थीम है प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन भी किया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी की याद में मनाया जाता है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये प्रश्न। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 10 जनवरी को। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। याद रखें, 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस और 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 10 जनवरी 1975 को नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। विश्व हिंदी दिवस पहली बार वर्ष 2006 में मनाया गया था और आप ये भी याद रखें, वर्ष 2018 में मॉरिशस के पोर्ट लुइस में विश्व हिंदी सचिवालय का उद्घाटन किया गया। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ स्थित है? मॉरिशस में स्थित है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर भारत ने किस देश के साथ मिलकर युवा पेंशन योजना शुरू करने का फैसला किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यूनाइटेड किंगडम। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस पर भारत और यूनाइटेड किंगडम ने युवा पेशेवर योजना शुरू करने का फैसला किया है और प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। इस योजना के तहत 3000 डिग्री धारक नागरिकों को, जो कि 18 से 30 वर्ष के बीच में हैं, एक दूसरे के देश में रह सकते हैं, कार्य कर सकते हैं 2 वर्ष की अवधि के लिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक में। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। 12 से लेकर 16 जनवरी के बीच 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कर्नाटक के हुबली में आयोजित किया गया और इसकी थीम है विकसित युवा विकसित भारत। आप ये भी जानते रहिए, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन डी, कर्नाटक में 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी पार्टी विश्व की पहली डिजिटल पार्टी बनी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी विश्व की पहली डिजिटल पार्टी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला कौन सा बना है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विदिशा। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश का विदिशा जिला 5G तकनीक लागू करने वाला भारत का पहला आकांक्षी जिला बन गया है और जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम है ये वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य उन जिलों का विकास करना है जो खराब सामाजिक आर्थिक संकेतकों से प्रभावित है, यानी कि जहाँ पर सामाजिक आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, उन जिलों का विकास करना आकांक्षी जिला कार्यक्रम का उद्देश्य है, जिसे 2018 में शुरू किया गया था और ये कार्यक्रम संचालित किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने संविधान साक्षरता अभियान आयोजित किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केरल ने। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। केरल ने संविधान साक्षरता अभियान का आयोजन किया है और इसका उद्देश्य है कोल्लम को पहला पूर्ण रूप से संविधान साक्षर जिला घोषित करना है और इस अभियान के माध्यम से 10 वर्ष से कम आयु के कोल्लम की पूरी आबादी को संविधान की आधारभूत जानकारी देना है। संविधान के मौलिक अधिकारों के बारे में बताना है, ड्यूटीज़ के बारे में बताना है। तो जो संविधान की आधारभूत जानकारी है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी इस अभियान के द्वारा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी, केरल ने शुरू किया है संविधान साक्षरता अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन गेमिंग में देश का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शिलोंग।
शिलोंग मेघालय में स्थित है और यहीं पर देश का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा ऑनलाइन गेमिंग के लिए। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में किन कंपनियों ने भारत में शी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम शुरू किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी कि पेप्सिको और केयर, इन दोनों कंपनियों ने शी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम शुरू किया है भारत में। अगला प्रश्न, 26 जनवरी को 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में कर्तव्य पथ पर भारत में निर्मित मिसाइल प्रणाली आकाश का नेतृत्व किसने किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लेफ्टिनेंट चेतना शर्मा ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लेफ्टिनेंट चेतना शर्मा ने आकाश का नेतृत्व किया है। आकाश क्या है? मिसाइल प्रणाली। दोस्तों, ये प्रश्न आप लोगों के लिए है। प्लीज़ आप इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। डिटेल में बताएंगे तो हमें और अच्छा लगेगा और आपके कमेंट को पिन भी कर दिया जाएगा। प्रश्न पूछा गया है आपसे, भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन किस रेल मार्ग पर संचालित की जाएगी? ऑप्शंस हैं मुंबई थाने रेल मार्ग, कालका शिमला रेल मार्ग, दिल्ली हरियाणा रेल मार्ग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्लीज़ आप इस प्रश्न का सही जवाब ज़रूर बताएं। वीडियो कैसी लगी है ये भी बताएं। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।